एक राजा, मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य से बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन अपनी वासना के आगे एकदम घुटने टेक देता है। बिल्कुल। और एक ईमानदार तटस्थ अधिकारी जो रातों रात बस 1 लाख रुपए और सत्ता के लालच में आकर मतलब हत्यारा बनने को तैयार हो जाता है। सही कहा। बाहर से देखने पर ना इन दोनों किरदारों के पास सत्ता, पैसा और हथियारों का हर एक कवच मौजूद था। हाँ, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह निहत्थे और खोखले थे। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे सामने आज जो शोध सामग्री है वो भारतीय साहित्य के महान हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी कवच पर आधारित है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही विस्तृत JIR शोध पत्र का भी विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, जो प्रेमचंद के साहित्य में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर एक नई रोशनी डालता है। जी, इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि जब इंसान के सामने सत्ता और लालच का नंगा नाच होता है, तब उसका असली कवच आखिर होता क्या है। वहीं तो, और कैसे प्रेमचंद ने समाज की इस कड़वी सच्चाई को और खासतौर पर नारी के उस मजबूत और विद्रोही रूप को अपने कलम से उकेरा, जो मतलब आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक विषय है। अगर हम इस शोध सामग्री की गहराई में जाएं, तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य ना कभी भी केवल मनोरंजन के लिए नहीं था। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, 20वीं सदी की शुरुआत, वो भारतीय इतिहास का एक ऐसा समय था जहां सामंतवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मतलब दोनों मिलकर आम इंसान का गला घोंट रहे थे। हाँ, और समाज की अपनी कुरीतियां भी तो थीं। एकदम सही। ऐसे में प्रेमचंद की रचनाएं जैसे गोदान हो, प्रेमाश्रम हो या कफन, ये महज कहानियां नहीं थीं। ये उस सामंती और औपनिवेशिक गठजोड़ के खिलाफ एक खुला विद्रोह थी। उन्होंने शोषितों की आवाज उठाई। बिल्कुल। उन्होंने उन लोगों को मुख्य धारा में ला खड़ा किया जिन्हें सदियों से खामोश रखा गया था। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। साहित्य के गलियारों में ना अक्सर ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी। लेकिन इन शोध पत्रों को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि प्रेमचंद का साहित्य उस आईने की तरह बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ इंसान का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाए। अच्छा, तो कैसा आईना है? मतलब ये उस आईने की तरह है जो हमारे पीछे की दीवार में पड़ी दरारों, छुपाए गए जालों और उस सीलन को भी बेनकाब कर देता है जिसे हम बस पेंट की परतों के नीचे छिपाने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, ये उपमा तो उनके यथार्थवाद को बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है। दरारों को छुपाना एक इंसानी फितरत है और यही फितरत हमें कहानी कवच के मुख्य कथानक मिले जाती है। हाँ, जो कि एक रियासत की कहानी है। बिल्कुल। कहानी का जो नरेटर है, यानी जो पूरी घटना सुना रहा है, वो खुद उसी रियासत का एक बहुत ही विश्वस्त और बड़ा अधिकारी है। और वो खुद को बहुत तटस्थ बताता है ना? जी हाँ, वो अपनी छवि ऐसे इंसान की बनाता है जो गुटबाजी से दूर रहता है, किसी से कोई बैर नहीं रखता, मतलब केवल अपने काम से काम रखता है। उसे अपनी नैतिकता पे बहुत गुमान है। और दूसरी तरफ इस रियासत का राजा है जो कि मतलब अपने आप में एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में इस राजा का जो चित्रण है वो शुरुआत में तो एक बहुत ही शीलवान, दयालु और आजादी पसंद शासक का है। प्रजा उसे बहुत महान मानती है। और वो महान क्यों मानती है? क्योंकि वो ब्रिटिश रेजिडेंट की कोई खुशामद नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपनी रियासत में उन अखबारों को भी बंटने देता है जिन पर ब्रिटिश सरकार पाबंदी लगाना चाहती है। अरे बाप रे। हाँ, तो आम जनता की नजरों में वो एक नायक है जो विदेशियों से लोहा ले रहा है। लेकिन यहीं पर वो दीवार की दरार सामने आती है जिसका आपने अभी जिक्र किया था। कैसे? वो केवल एक बहुत ही सावधानी से गढ़ा गया नैरेटिव था। राजा का ब्रिटिश रेजिडेंट से ना डरने का कारण कोई महान देशभक्ति नहीं थी। अच्छा, तो असली कारण क्या था? असली कारण ये था कि वो राजा आकंठ विलासिता और विषय वासना में डूबा हुआ था। वो अपने ऐशो आराम, शराब और औरतों के शौक में किसी भी बाहरी सत्ता की दखलंदाजी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। हे भगवान! उसे बस ये डर था कि अगर ब्रिटिश रेजिडेंट का प्रभाव बढ़ा तो उसकी इस बेलगाम विलासिता पर रोक लग जाएगी। प्रजा उसकी जिद को स्वाधीनता समझ रही थी, जबकि असल में वो अपनी वासना का गुलाम था। एकदम सही। और ये गुलामी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब महल में सरफराज नाम की एक पंजाबी महिला का प्रवेश होता है। हाँ, सरफराज के आने के बाद तो जैसे राजा का सारा दिमागी संतुलन ही बिगड़ जाता है। कहानी बताती है कि वो कोई ऐसी अप्सरा भी नहीं थी जिसे देखकर कोई होश खो बैठे।
लेकिन राजा उस पर इस कदर आसक्त हो जाता है कि राजपाट का सारा काम ठप पड़ जाता है। उसके लिए एक नया महल खड़ा कर दिया जाता है और यूरोप से कीमती सामान मंगाया जाता है। बिल्कुल, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब केवल उसे संगीत सिखाने के लिए फ्रांस और इटली से विशेष उस्ताद बुलवाए जाते हैं। क्या बात है। मतलब राजा पूरी तरह से अंधा हो चुका है। एक शक्तिशाली शासक जो एक औरत के पैरों में अपनी पूरी रियासत लुटाने को तैयार है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो ये है कि इस अंधभक्ति का टूटना भी उतना ही नाटकीय होता है। हाँ, वो खत वाला वाक्या। जी, एक दिन राजा के हाथ कुछ प्रेम पत्र लग जाते हैं। ये पत्र सरफराज ने महल की चारदीवारी से छुपकर किसी अन्य अज्ञात प्रेमी को लिखे थे। अब यहाँ राजा की मनोवैज्ञानिक स्थिति बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक ऐसा इंसान जो खुद को सर्वशक्तिमान मानता हो, उसका अहंकार बुरी तरह कुचल दिया जाता है। उससे एहसास होता है कि सारी दौलत के बावजूद वो उसका प्रेम नहीं खरीद सका। बिल्कुल, शुरुआत में वो सोचता है कि सीधे जाए और सरफराज का कत्ल कर दे, लेकिन फिर अचानक वो एक दार्शनिक रवैया अपना लेता है। वो सोचता है कि तलवार की नोक पर प्रेम हासिल नहीं किया जा सकता। अच्छा। वो सोचता है कि अगर वो किसी और से प्रेम करती है तो इसमें उसका क्या दोष, और वो सरफराज को बिना कोई सजा दिए आजाद छोड़ देता है। लेकिन मुझे यहाँ एक शक होता है। मतलब क्या राजा का सरफराज को ना मारना सच में उसकी कोई महानता या दार्शनिक समझदारी थी? आपको क्या लगता है? कहानी को सताकर पढ़ने से ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान की बात करें तो ये उसके बुरी तरह से घायल अहंकार का एक बहुत ही चालाक बचाव लगता है, जिसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। दिलचस्प नजरिया है। देखिए, अगर वो सच में महान होता तो वो उसे आजाद करके जीवन में आगे बढ़ जाता, लेकिन असल में वो अपनी इस हार को पचा नहीं पा रहा था। वो ये स्वीकार ही नहीं कर सकता था कि एक साधारण से आदमी ने इस महान राजा को हरा दिया। सही बात है। इसलिए वो सारा का सारा जहर उस अज्ञात प्रेमी की तरफ मोड़ देता है जिसे वो सांप कहता है। वो हर हाल में उस प्रेमी को मौत के घाट उतारना चाहता है। ये महानता का मुखौटा पहने हुए कायरता है। मैं मानता हूं पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि शायद राजा ने कोई नैतिक उच्चता हासिल कर ली है, लेकिन अगर हम स्रोतों की गहराई में जाएं तो आपका ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक बैठता है। ये कोई दार्शनिक निर्णय नहीं था, बल्कि ये नार्सिस्टिक इंजरी यानी आत्ममुग्धता पर लगी चोट का परिणाम था। वो सरफराज को इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसे मारने का मतलब होता अपनी हार को पूरी तरह स्वीकार कर लेना, और इसके बजाय वो उस तीसरे व्यक्ति को मिटा देना चाहता है। बिल्कुल। और इस हत्या को अंजाम देने के लिए वो किसी भाड़े के हत्यारे को नहीं चुनता, वो उसी तटस्थ अधिकारी को आधी रात को अपने कमरे में बुलाता है। और अब ये वो रात है जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। राजा उस ईमानदार अधिकारी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जो किसी का भी ईमान डिगा दे। जी। राजा अपनी तिजोरी से इंपीरियल बैंक की एक चेकबुक निकालता है, और पता है, इस चेकबुक के हर पन्ने पर राजा के हस्ताक्षर पहले से मौजूद हैं। ब्लैंक चेक। बिल्कुल। वो उस अधिकारी से कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए खुद भर लो, जागीर मिलेगी, सत्ता मिलेगी, बस एक छोटा सा काम करना है, चुपचाप बंबई जाओ और उस अज्ञात प्रेमी, उस सांप की हत्या कर दो। ये मनोविज्ञान का सबसे नाजुक मोड़ है। वो अधिकारी जो पूरी कहानी में अब तक खुद को बहुत निष्पक्ष बता रहा था, उसका सारा नैतिक ढांचा इस प्रलोभन के सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। 1 लाख रुपए और जागीर के सामने। हाँ, वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोचता कि वो क्या करने जा रहा है। वो तुरंत हाँ कह देता है और अगले ही दिन बंबई जाने की तैयारी में लग जाता है। बाजार जाकर एक नकली दाढ़ी खरीदता है और 2 लोडेड रिवॉल्वर अपने ट्रंक में छिपा लेता है। यहाँ ये बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मतलब इंसान का दिमाग ना एक बहुत ही चतुर वकील की तरह काम करता है। वो कैसे? लेता है। वो अधिकारी भी खुद को सही ठहराने के लिए यही करता है। वो खुद को ये नहीं बताता कि वो पैसों के लिए हत्या करने जा रहा है। एकदम से। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में रैशनलाइजेशन कहा जाता है। अपने गलत काम को एक तार्किक आवरण पहनाना। अधिकारी खुद को समझाता है कि सरफराज तो राजा के हरम में थी, इसलिए वह विवाहिता की तरह है, और जो किसी विवाहिता से प्रेम पत्र का व्यवहार करता है वो चरित्रहीन है, अपराधी है। तो मतलब वो मौत के घाट उतारे जाने लायक है। बिल्कुल। वो अपने मन में उस प्रेमी को एक विलन बना देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इतिहास का सहारा भी लेता है। वो सोचता है कि जितने भी महान पुरुष हुए उन्होंने सफलता खून की नदियों को पार करके ही पाई। हाँ, वो उसे एक जायज खून मान लेता है।
उसका दिमाग उसे यकीन दिला देता है कि यह हत्या नहीं, न्याय है। देखिए, इंसान जब पतन की ओर बढ़ता है तो वो सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को ऐसे ही झूठे तर्कों की अफीम चटाता है। अब वो पूरी तरह तैयार है। ट्रेन छूटने में केवल 2 घंटे बाकी हैं। सामान पैक है। और तभी कहानी का क्लाइमैक्स आता है। जाने से पहले अधिकारी सोचता है कि वो अपने पूजा घर में जाकर संध्या वंदन कर ले। जी, और जैसे ही वो उस कमरे में कदम रखता है, उसकी नजर दीवार पर टंगी अपनी मृत मां की तस्वीर पर पड़ती है। ये हिस्सा बहुत ही मजबूत है। स्रोत सामग्री इसका जो मनोवैज्ञानिक चित्रण करती है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे तस्वीर की आंखें सजीव हो उठी हैं। उनमें एक ज्वाला थी और एक गहरी निराशा भी। जैसे वे आंखें चीख चीख कर कह रही हों कि चंद सिक्कों के लिए तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह दरअसल उस अधिकारी के ही अवचेतन मन का विस्फोट था। जो झूठे तर्क उसने गढ़े थे, वो एक मां की नैतिक उपस्थिति के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। नहीं कर पाता। उसका सारा लालच एक ही झटके में खत्म हो जाता है। तो अगर हम इसे कहानी के मुख्य विषय से जोड़ें, तो क्या ये घटना हमें ये नहीं बताती कि सबसे भयानक लड़ाई बाहरी दुनिया के दुश्मनों से नहीं होती? बिल्कुल। हमारी सबसे खतरनाक लड़ाई हमारे अंदर के लालच और उस अंधकार से होती है जो सत्ता के रूप में आता है। बाहरी कवच जैसे रिवॉल्वर या नकली दाढ़ी उसे नहीं बचा सके। उसे बचाया उसके उस आंतरिक कवच ने, जो उसकी मां के रूप में वहां था। यही इस कहानी का सार है। जब इंसान के भीतर का नैतिक पतन उसे निगलने खड़ा होता है, तब उसे उसके संस्कार और अंतरात्मा ही बचाते हैं। यही असली कवच है। इसके बाद अधिकारी राजा के पास वापस जाता है और हत्या करने से साफ मना कर देता है। राजा तिलमिला जाता है, उसे कायर कहता है, अपमानित करता है। लेकिन वो अधिकारी किसी ताने का बुरा नहीं मानता। वो बिना किसी पछतावे के रातों रात उस रियासत को छोड़ देता है। वो सिर्फ अपनी मां की तस्वीर लेकर वहां से निकलता है, एक आजाद इंसान की तरह। ये बहुत गहरी बात है कि एक शक्तिशाली पुरुष के पतन को रोकने के लिए सत्ता नहीं, बल्कि एक स्त्री की मौन छवि सबसे बड़ा हथियार बनी। जी। और ये महज संयोग नहीं है। अगर हम अपने दूसरे स्रोत यानी JITI के शोध पत्र पर गौर करें, तो मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री हमेशा समाज का एक बहुत मजबूत नैतिक कंपास रही है। ये शोध पत्र वाकई एक नया नजरिया देता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि पुराने साहित्य में महिलाएं बेचारी या अबला होती थीं, लेकिन प्रेमचंद की दुनिया अलग है। बिल्कुल अलग। शोध पत्र में उनकी कहानी प्रेरणा का एक सटीक उदाहरण है। माता के आशीर्वाद से बड़े बड़े महान पुरुष कृतार्थ हो गए हैं। ये एक वाक्य कवच कहानी का आधार लगता है। ये प्रेमचंद के साहित्य में नारी की एजेंसी की पराकाष्ठा है। शोध पत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन का भी विश्लेषण है। वे मानते थे कि प्रेमचंद केवल किसानों की आवाज नहीं थे, वे नारी जाति के अधिकारों के जबरदस्त वकील थे। उन्होंने महिलाओं को उपभोग की वस्तु नहीं माना। उनकी नायिकाएं पितृसत्ता के खिलाफ विद्रोह करने वाली महिलाएं हैं। वे अबला नहीं, सबला हैं। हाँ, जैसे गोदान की धनिया को ही ले लीजिए। वो गरीब अनपढ़ किसान की पत्नी है, लेकिन जब समाज के ठेकेदार अन्याय करते हैं तो वो शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है। सही कहा। बिल्कुल उसी तरह सेवा सदन की नायिका सुमन है, जो दोहरे मापदंडों की धज्जियां उड़ा देती है। या फिर ठाकुर का कुआं की गंगी, एक दलित महिला जो मौत को दावत देकर भी अपने पति के लिए कुएं से पानी लाती है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? क्या ये कहना उचित होगा कि प्रेमचंद ने महिलाओं को केवल समाज की क्रूरता का शिकार नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें समाज के पाखंड को उजागर करने वाला सबसे बड़ा नैतिक मापदंड बना दिया? मैं कहूंगा कि यह निष्कर्ष पूरी तरह से यथार्थ है। प्रेमचंद का मानना था कि समाज का विकास स्त्री को समानता दिए बिना असंभव है। उन्होंने स्त्री को पुरुषों से कहीं अधिक मजबूत इंसान के रूप में स्थापित किया। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये रचना हमें एक असहज करने वाला संदेश देती है। सच्ची शक्ति कभी भी सत्ता या पैसे में नहीं होती। राजा के पास सब कुछ था पर वो खोखला था, और अधिकारी के पास कुछ नहीं था पर वो आजाद हो गया। हम अक्सर कवच को शरीर की रक्षा करने वाला आवरण मानते हैं, लेकिन असली कवच वो है जो हमारी आत्मा की रक्षा करता है जब लालच हमें घेर लेता है। आज के इस सूचनाओं से भरे तेज रफ्तार वाले दौर में, जहां हर कदम पर समझौते करने के प्रलोभन मौजूद हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाने के मौके हर दिन मिलते हैं। बिल्कुल। और हमारा दिमाग भी गलतियों को सही ठहराने के 100 तर्क गढ़ लेता है।
ऐसे में ये चर्चा पूछती है कि जब कोई हमें नहीं देख रहा होता, तब हमारे नैतिक मूल्य कितने मजबूत होते हैं। जिसने अपने मन के लालच को हरा दिया, वही असली विजेता है। हमेशा ये माना जाता है कि सत्ता से बगावत करना सबसे बड़ा विद्रोह है, लेकिन शायद जब सत्ता और पैसे का लालच हमारे दरवाजे पर खड़ा हो, तब अपनी ही महत्वाकांक्षाओं और लालच के खिलाफ खड़े हो जाना दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल विद्रोह है। क्या आधुनिक समाज की इस अंधी दौड़ में हम अपना वो असली कवच खोते जा रहे हैं? सोचने के लिए बहुत कुछ है।